दोस्तों आज हम एक बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है अज़्योर बैकअप सर्विस। जी हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। और अगर हम बात करें इंटरव्यूज़ की, तो इंटरव्यूअर आपकी बैकअप लेने की और बैकअप की अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहता है, वो आपकी स्ट्रैटेजी को समझना चाहता है। तो काफ़ी वाइड रेंज क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और सॉल्यूशनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। हम इस वीडियो में थोड़ा पहले थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने डेमोस की तरफ जाएंगे और हम यहाँ पर हाइब्रिड बैकअप स्ट्रैटेजी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और फ़िलहाल अभी हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ अज़्योर बैकअप सर्विस। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ये सिंपल सेटअप है इसका। इसके लिए आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं से भी कहीं तक आपको ना सर्वर लगाना है, ना आपको हार्ड डिस्क लगाना है, ना इन चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ट्रेडिशनल बैकअप अप्रोचेज़ में क्या होता है, जहाँ पर हम फॉर एग्जांपल एक बैकअप सर्वर बना लेते हैं, फिर उस बैकअप सर्वर की कभी डिस्क फुल होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी जॉब फेल होती है, तो उस टाइप के इश्यूज़ काफ़ी देखने को मिलते हैं। बट जो अज़्योर बैकअप सर्विस है वो एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस टाइप का है, जहाँ पर कम्प्लीटली एज अ सर्विस ही मिलता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कह लो। तो उस टाइप मॉडल में हमको मिलता है। और दूसरा बेनिफिट जैसे मैं बताया, अनलिमिटेड एंड फास्ट स्केलिंग है। अनलिमिटेड ही है काइंड ऑफ। आपको स्टोरेज तो लगाना ही नहीं पड़ता है, वो तो अज़्योर खुद ही मैनेज करता है, तो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। ऐप कंसिस्टेंट बैकअप भी आपको इसमें मिल जाते हैं। हाँ, तो बैकअप बिल्कुल स्मूथली होता है और जब उसका रिस्टोरेशन होता है वो ऐप कंसिस्टेंट होने की वजह से रिस्टोरेशन भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमको मिलता है। डेटा इंक्रिप्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जब भी हम बैकअप लेने की सोचते हैं, या कई केसेस में हमारे पास ऑन प्रेम बैकअप होता है, हम उसको ऑफ साइट बैकअप अज़्योर पे लेने की सोचते हैं, या इन जनरल हम उसको किसी और क्लाउड पे लेने की सोचते हैं। अगर अज़्योर के केस में हम बात करें तो डेटा इंक्रिप्शन बिल्कुल आपको मिलता है, तो इससे आपकी कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट 100% पूरी होती है। और सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स आपको एक सिंगल पेन के ऊपर ही सारे ऑन द फ्लाई अब सब कुछ मिलता है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए एक और एडिशन अभी माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली किया है, अज़्योर बैकअप सेंटर को लेके आए हैं, जिससे कि आप सिंगल पेन से ही सारे बैकअप अक्रॉस रीजन हो, चाहे आपके हाइब्रिड बैकअप्स हों, वो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डेटा रिटेंशन भी आपको मिलता है। डेटा रिटेंशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। कभी भी अगर हम बैकअप लेते हैं तो कितने टाइम तक वो हमको चाहिए उसका बैकअप का कॉपी, ये बैकअप रिटेंशन होता है। तो वो बैकअप रिटेंशन इनफैक्ट आपको जो इसके लॉन्ग टर्म बैकअप्स हैं अज़्योर के, वो आपको 10-10 साल तक मिलते हैं दोस्तों। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर कुछ बैकअप्स होते हैं, कुछ डेटा ऐसा होता है, कुछ किन कई सारी कंपनीज़ की ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहाँ पर उनको डेटा को काफ़ी लंबे टाइम तक रिटेन करना ही करना पड़ता है ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पर हम लॉन्ग टर्म बैकअप्स को काफ़ी इफ़िशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। ये तो थी अभी तक इसके फीचर्स की बात और बेनिफिट्स की बात, और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अज़्योर बैकअप के आर्किटेक्चर के बारे में। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल में आता है, जहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ऑन द फ्यू क्लिक्स सर्विस हमारी रेडी हो जाती है। उसके बाद हम अपने सर्वर्स का बैकअप और जो भी हमारा डेटा है बेसिकली हम उसका डेटा लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो डेटा प्लेन है और जो मैनेजमेंट प्लेन है, जो डेटा प्लेन रहता है और जो मैनेजमेंट प्लेन रहता है पूरी तरीके से मैनेज रहता है आपका। और जो भी रिकवरी पॉइंट्स हैं और जितना भी डेटा है वो सब का सब आपका इस बैकअप सर्विस के अंदर जाते रहता है ना। और कम्प्लीटली पॉलिसी ड्रिवन ये रहता है। मॉनिटरिंग आपको मिलती है, इसके ऊपर रिपोर्टिंग आपको मिलती है। जितने भी पुराना डेटा को आपको उसके लॉग्स चेक करने हैं, उसके क्या हुआ था, किसने बैकअप सेटअप किया था, वो सारी चीज़ें आपको ईजिली इसमें ट्रांसपेरेंट वे में मिल जाती हैं। और हम यहाँ पर इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्कलोड्स को भी इजीली बैकअप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एसक्यूएल सर्वर है, हमारे पास वर्चुअल मशीन्स के हम कंप्लीट इमेज लेवल बैकअप यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर हम पर कोई स्टोरेज है, फॉर एग्जांपल फाइल स्टोरेज है, तो उसका भी इजीली बैकअप हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई यहाँ पर इसके आर्किटेक्चर के बारे में। थोड़ा इसको और डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे जब हम इसका भी हम लगे हाथ प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो उसमें काफ़ी मज़ा आएगा और उसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझा वहाँ पर जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक और चीज़ हाईलाइट करने वाला हूँ।
जो लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा इस स्लाइड का, बैकअप्स के कंपोनेंट जो Azure बैकअप में की जो अम्ब्रेला है उसके अंदर जो जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके आते हैं जिन बेसिकली जिन तरीक़ों से हम बैकअप्स को ले सकते हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक तो हमें MARS यहाँ पर बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं मार्श एजेंट बेसिकली, राइट। मार्श बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर रिकवरी सर्विस एजेंट होता है ये बेसिकली, करेक्ट। तो इसको मार्श एजेंट भी बोलते हैं। कई सारे लोग, कभी आप बिगिनर हो फॉर एग्जांपल और कंपनी में आप चले गए और किसी ने बोला यार कि मार्श एजेंट तो फेल नहीं हुआ है, देखो ज़रा मार्श एजेंट की सर्विस देखिए कभी फेल तो नहीं हुई है ना। तो वहाँ पर ही आपको शॉर्ट फॉर्म थोड़ा पता रहनी चाहिए इसके, ठीक है। बाकी ऑल्दो आपको पता होगा कि बैकअप एजेंट है, बट कभी आपसे कोई मार्स बोल रहा है या मैप्स एजेंट बोल रहा है तो आपको उस टाइम पे कन्फ्यूज़न नहीं होना, आप हड़बड़ाना नहीं है आपको, राइट। तो मार्स एजेंट बेसिकली क्या होता है, एजेंट होता है। जैसे कि भी अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर बैकअप के बारे में जानते हो या कि मतलब मेरा कहने का मतलब है आप ट्रेडिशनल बैकअप सॉल्यूशंस के बारे में जानते हो, फॉर एग्जांपल कॉमवॉल्ट होता है, अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो उनमें भी ऐसी होता है बेसिकली, वो भी एजेंट डालते हैं और एजेंट के बाद हमारा बैकअप जो है वो बैकअप होना शुरू हो जाता है बेसिकली, राइट। और रिस्टोरेशन भी उसी एजेंट के थ्रू होता है। अगर हम फाइल फोल्डर की बात करते हैं तो मार्श एजेंट भी उसी तरीके से यहाँ पर हमको ये सर्विस देता है। ये जो टाइनी सा एजेंट होता है ये आपके मशीन के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद एक पर्टिकुलर अगर आपको कभी भी फाइल एंड फोल्डर लेवल की बैकअप लगानी है तो आपको Azure मार्स एजेंट के थ्रू आप बैकअप लगा सकते हैं गाइस, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको डिटेल में जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें समझ में आएगा क्या इसमें किस तरीके से मतलब हम बैकअप फ्रिक्वेंसी रहती है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें थोड़ा लिमिटेशंस भी हैं, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा यहाँ पर आता है DPM। DPM के बारे में कई सारे लोग अगर माइक्रोसॉफ्ट बैकग्राउंड से नहीं है तो नहीं जानते होंगे। ये बेसिकली होता है डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर। तो ये जो प्रोडक्ट है मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे दूं कि सिस्टम सेंटर स्टैक के साथ आता है। अगर किसी बंदे ने सिस्टम सेंटर पर काम किया तो ऑब्वियसली उनको पता होगा इसके बारे में कि DPM एक्चुअल में क्या होता है। तो इससे भी ये बेसिकली क्या है कि एक बैकअप सर्वर ही है, जैसे कॉमवॉल्ट और इस टाइप के बैकअप सर्वर आते हैं। आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इतना सक्सेसफुल नहीं है तब इसके बारे में कम लोग जानते हैं। बट ये क्या होता है कि आपके नेटवर्क में बैठ जाएगा एक जगह पे, एक मशीन पे डाल दो और आपने जो भी वर्चुअल मशीन और ये सब, इनफैक्ट ये VMware की भी बैकअप लेता है। तो उस टाइप के VMware की मशीन है या Hyper-V की मशीन है, डेटा फोल्डर, उस टाइप का ये सॉल्यूशन है जो आपको बैकअप लेता है, ठीक है। ये DPM भी Azure बैकअप के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, तो इस तरीके से काम करता है। बेसिकली हाइब्रिड स्ट्रेटजी का पार्ट है, मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा अभी बाद में भी। और उसके बाद आते हैं फिर मैप्स के ऊपर। ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बैकअप सर्वर। ये बेसिकली इसका लाइट वेट वर्जन है DPM का। DPM के लिए हमको सिस्टम सेंटर का लाइसेंस खरीदना पड़ता है, बट मैप्स इज़ एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है ना। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, मैप्स विंडोज़ एज्योर बैकअप सर्वर, ठीक है। ये आपको इसका कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन हाँ जिस मशीन के ऊपर आप इसको डालोगे उसकी तो कॉस्ट लगने वाली है यार, है ना। और उसके बाद इसका बेनिफिट कहाँ होता है, हाइब्रिड बैकअप जब हमको लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऑन प्रेमाइस में मैप्स को आप सेटअप कर लो क्योंकि फ्री है, राइट। और उसके बाद आपको किसी फाइल फोल्डर का बैकअप लेना है और वो बैकअप को फिर आपको भेजना है अज्योर के ऊपर, तो उस तरीके से ये काम करता है। चलिए इनके बारे में थोड़ा मैंने शॉर्ट समरी आपको दी है, अगर आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो इनके बारे में, अच्छे से रिसर्च करो गूगल पे ये किस तरीके से काम करते हैं। हालांकि मैं भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में आगे कि हालांकि इसमें हम DPM और मैप्स का अभी तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, अभी मार्स का प्रैक्टिकल करेंगे और अज्योर VM का जो हम बैकअप लेने वाले हैं और भी उसकी जो और कैपेबिलिटीज़ हैं अज्योर से रिलेटेड ही भी हम ज़्यादातर बात करेंगे, तो वो हम देखेंगे डेमो में। तो चलिए चलते हैं पोर्टल पे और शुरू करते हैं। जी हाँ, मैं अपने अज्योर के पोर्टल पे लॉगिन हो चुका हूँ और अब हमको यहाँ पर थोड़ा मैं आपको थोड़ा इंफ्रा दिखा देता हूँ। फिर उससे पहले मेरे पास कुछ मशीनें हैं जो लैब के लिए प्रिपेयर मैंने ऑलरेडी करी हुई हैं, कुछ का मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास मल्टी सब्सक्रिप्शन है, 2 सब्सक्रिप्शन है, तो दोनों में अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग मैंने अपनी मशीनें सेटअप करी हुई है। और अब चलते हैं
बैकअप की अब मेनली बात करते हैं। तो बैकअप हमको जब भी शुरू करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एक वॉल्ट क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिकली वॉल्ट क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं। वॉल्ट एक बेसिकली समझ लो एक बैकअप सर्विस का जो हार्ट है ना, वो वॉल्ट ही है, जहाँ पर आपका सारा बैकअप जाएगा, सारा का सारा बैकअप जहाँ पर आपका स्टोर होने वाला है, जहाँ पर आपके रिकवरी पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन है, रिकवरी पॉइंट्स कॉन्फ़िगर स्टोर होने वाले हैं, स्नैपशॉट्स स्टोर होने वाले हैं, वो आपका रिकवरी सर्विस वॉल्ट होता है। ठीक है, वॉल्ट को आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए आप सिंपली ऑल सर्विसेज पे चले जाओ या फिर ग्लोबल सर्च टॉप में भी सीधे रिकवरी सर्विस वॉल्ट डाल दोगे तो आ जाता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल ऑल सर्विस से ही लेते हैं हम लोग, रिकवरी सर्विस वॉल्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा काम है वॉल्ट को बनाना। एक बात और अब इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूँ, कभी भी आप वॉल्ट बना रहे हो सकता है आप ऑन प्रेम के बैकअप ले रहे हो या क्लाउड के बैकअप ले रहे हो, आपको कंप्लाइंस को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कंप्लाइंस से मेरा मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि आपका कस्टमर चाहता है कि आपका डेटा यूएस रीजन में ही रहे और आप उसको बैकअप करके लेके आ जा रहे हो इंडिया रीजन में। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता होनी चाहिए कि आपको डेटा कहाँ रखना है, कैसे उसका बैकअप करना है और किस रीजन पे वो जाके रहेगा। तो कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले अपनी क्यूए टीम में जो भी आपकी कंप्लाइंस टीम है उनसे आप पहले इसका पूरा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है ना, एज अ कंसल्टेंट और एज अ आर्किटेक्ट ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक इंजीनियर लेवल पर ये चीज़ें नहीं पता चलती लोगों को, लेकिन मेरा इस वीडियो में मैंने पहले ही बोला था कि मैं काफ़ी सारे इंसाइट्स आपको दूंगा। तो ये चीज़ें आपको होना चाहिए, है ना। हो सकता है यार आप फाइल फोल्डर बैकअप आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, वॉल्ट आपने डाल रखा है यूरोप रीजन में, और आपका कस्टमर कहता है कि आपका एग्रीमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि डेटा जो है वो सिर्फ ईस्ट यूएस रीजन में रहना चाहिए, बट आप तो बैकअप लेके जा रहे हो उसका यूरोप रीजन में, राइट। हो सकता है आपको बाद में रियलाइज़ हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे कहने का मतलब है कि पहले ही क्लियर होनी चाहिए माइंड में, बिल्कुल आपको करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, डेटा कहाँ रहना है, कैसे नहीं रहना है, और जियो रिडंडेंट रहना है, लोकली रिडंडेंट रहना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा भी बाद में बात करता हूँ। फिलहाल मैंने 2 वॉल्ट ऑलरेडी यहाँ पर कन्फिगर करें, इन पे बाद में आएंगे। पहले हम देखते हैं कि वॉल्ट कैसे कन्फिगर करना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, फॉर एग्जांपल आपको वीएम्स का बैकअप लेना है, वीएम चल रहे हैं आपके यूएस रीजन में और आप वॉल्ट बना दो यूरोप रीजन में, तो वो फिर नहीं होगा बैकअप। ठीक है ना, जहाँ आपके वीएम है आपको वॉल्ट भी उसी रीजन में क्रिएट करना है। ये तो थंब रूल है यार, आपको पता है ऑलरेडी, राइट। मैं पहले अपने वीएम्स का देख लेता हूँ रीजन कहाँ है, तो उस हिसाब से फिर हम बनाएंगे। अभी अगर मैं बात करूँ, अभी हम एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं इसे एडी सर्वर जो मेरा वीएम है इसका बैकअप लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अभी मैं अपना ईस्ट यूएस 2 रखूँगा अपने रिकवरी वॉल्ट का लोकेशन। रिसोर्स ग्रुप आप नया भी बना सकते हो, मैं कोई टेम्परेरी ऐसे ही ले लेता हूँ। मेरे को लैब है तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर वॉल्ट का नाम आप अपने हिसाब से दे दीजिए, जो भी आपका नेमिंग कन्वेंशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चलता है उसी के हिसाब से दो आप। ये नहीं कि कुछ भी अपने मन से सोच के दे दिया, ये नए इंजीनियर ये गलती कर जाते हैं। टैग्स आप ऑप्शनली डाल सकते हो, अगर आप टैग फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आपको टैग डालने चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस में भी आता है। फ़िलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर गलती से बैक बटन दब गया था, तो फिलहाल इसको वॉल्ट को क्रिएट कर देते हैं। मैंने नाम लिखा है वॉल्ट वेस्ट यूएस नाम से। आप दोबारा से बोलूँगा अपनी कंपनी के जो भी नेमिंग कन्वेंशन है अगर नहीं फॉलो होता है तो करवाइए। ठीक है ना, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। तो देखते हैं, अभी ये तो चल रहा है डिप्लॉयमेंट, कुछ ही सेकंड में डिप्लॉयमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, हो चुका है। गो टू रिसोर्स, बिल्कुल। तो वॉल्ट हमारा कॉन्फ़िगर हो गया यार। उसके बाद देखो काफ़ी सारे ऑप्शन अब हमारे सामने यहाँ पर खुल के आ गए हैं, तो देखते हैं। तो पहले सबसे पहले तो ओवरव्यू की बात करते हैं। ये जो ओवरव्यू है यहाँ पर आपको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कभी भी इसमें कुछ भी नए अपडेट अगर बैकअप सर्विस से रिलेटेड आते हैं तो वो यहाँ पर जैसे पोस्ट एसक्यूएल का अभी प्रीव्यू में इन्होंने लॉन्च किया है, सबसे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखते रहते हैं। ठीक है ना,
तो एक्टिविटी लॉग तो यार आप अज्योर में हो, ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कई सारे वीडियो में, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। IAM के ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है मैंने, ठीक है ना, किस तरीके से रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है, ये किस तरीके से आप इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। ये बैक रिकवरी वॉल्ट के केस में कहाँ पर हेल्पफुल है, वहाँ पर है जहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेडिकेटेड बैकअप टीम आपने बना ली फॉर एग्जांपल, है ना, वहाँ पर आप उन लोगों को सीधे अपना एक तरीके मैंने बता रखे, स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना रखी है उसकी, वो देखना। तो फिलहाल यहाँ पर आप उस टीम को सीधे ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो उनको इस वॉल्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल एक्सेस मिल जाएगा और उसके बैकअप्स और जो भी है वो सारा मैनेजमेंट वो खुद ही कर सकते हैं। बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम तो एक्सपेक्टेशन कंपनीज की यही है कि जो बंदा एडमिनिस्ट्रेटर है वो ही ये सब चीज़ करता है, और मोस्टली करते भी हैं। बट हाँ, बिग एंटरप्राइजेज में कहीं पर होता है कि रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेग्रीगेशन किया जाता है, तो ये हेल्पफुल रहता है IAM का फीचर। प्राइवेट एंड पॉइंट कनेक्शन इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट से फ़िलहाल बाहर है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमको इस वीडियो में फ़िलहाल बात करनी है बैकअप्स की ऑब्वियसली। तो जब भी हम गेटिंग स्टार्टेड पे आते हैं, अपने बैकअप्स लेन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि बैकअप आपका कहाँ चल रहा है। इसमें एक और ऑप्शन अब इन्होंने ऐड किया है, पहले नहीं आता था, अज्योर स्टैक का। तो अज्योर स्टैक में आपको बता दूं वैसे क्या होता है, इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, वैसे आप अच्छे से रिसर्च करो, पढ़ो इसके बारे में। अज्योर स्टैक बेसिकली अज्योर का ऑन प्रमाइस वर्जन है। जी हाँ, अज्योर जिनको पता नहीं था उनके लिए बता रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल आप जिस तरह अभी अज्योर क्या है, पूरी क्लाउड पे मिलता है हमको, portal.azure.com आप लिखते हो तो सारी वेबसाइट खुल जाती है और सारा काम कर लेते हो, राइट। अज्योर कुछ कस्टमर हैं ऐसे जिनको पब्लिकली अपना डेटा नहीं रखना है, VM नहीं चलाने हैं या सर्विसेज यूज़ नहीं करनी है, तो वो क्या करते हैं कि अज्योर स्टैक जो माइक्रोसॉफ्ट का डाउनलोडेबल वर्जन है एक टाइप से, ये अपने सर्वर्स पे इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पूरा अज्योर को अपने तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, फ़िलहाल अज्योर की बात करते हैं। ऑन प्रमाइस के भी ऑप्शन है, इसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं। ऑन प्रमाइस में भी आपको इतने सारे ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, मैं इस पर आता हूँ, उससे पहले हम बात करते हैं अज्योर की। अज्योर में दोस्तों हमको मिलते हैं यहाँ पर वर्चुअल मशीन का हम बैकअप कर सकते हैं। अज्योर फाइल शेयर है, SQL सर्वर ऑन अज्योर VM, मतलब आप अगर मार्केट प्लेस में जाते हो वहाँ पर SQL के आपको मैनेज्ड टेम्पलेट मिलते हैं, मतलब जिनके अंदर पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट SQL डाला होता है। जब भी हमको प्रोविज़न करोगे ना, वहाँ पर आपको वो बोलता है कि उसमें आप बैकअप्स को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो आपके डेटाबेसेस हैं VM के अंदर, जो डेटाबेस बैठा हुआ है वो आपका फटाफट बैकअप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये एक SAP हाना का एक और है इसमें ऑप्शन, ऑल्दो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बहुत रेयर ही मैं बोलूँगा लोग कस्टमर यूज़ करते हैं। बट हाँ, जिसका SAP हाना का वर्कलोड चल रहा है ऑब्वियसली वो यहाँ से उस बैकअप को भी उसको डिस्कवर करके कर सकता है काम। और अगर हम बात करें ऑन प्रमाइस की, तो ऑन प्रमाइस में दोस्तों देखो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, हाइपर वर्चुअल मशीन्स, VMware वर्चुअल मशीन, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हम बैकअप कर सकते हैं। शेयर पॉइंट सर्वर अगर ऑन प्रमाइस में चल रहा है उसको बैकअप कर सकते हैं। एक्सचेंज सर्वर, सिस्टम स्टेट बैकअप क्या होता है, अगर कई दोस्तों को नहीं पता, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप होता है, जो उसके डेटाबेस का बैकअप होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं सिस्टम स्टेट बैकअप, ठीक है। बेयर मेटल रिकवरी, ऑल्दो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट हाँ आप यहाँ बेयर मेटल रिकवरी भी कर सकते हैं। बट ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, आप ये कैसे होंगी, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आपको अगर फाइल फोल्डर बैकअप लेना है ऑन प्रमाइस से, तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, उसका प्रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ ऑप्शंस आपको आएंगे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको बाद में। बट मैं यहाँ पर और एग्जांपल जैसे कि हाइपर वी वर्चुअल मशीन है ना, तो जैसे मैं अभी आपको, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ मैप्स के बारे में और मार्श एजेंट के बारे में, तो और DPM के बारे में, तो ये तीन के तीन जो चीज़ें हैं, तीन के तीन कंपोनेंट्स जो हैं, ये पिक्चर में आते हैं जब भी हम इन बैकअप्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं इस पर आऊँगा, उससे पहले हम बात करते हैं अज्योर की पोर्टल की ही। वहाँ पर हम फ़िलहाल शुरू करते हैं वर्चुअल मशीन से। इससे पहले दोस्तों मैं आगे आपको इसमें कुछ बताऊं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं। यहाँ पर एक वार्निंग आप देख रहे होगे, द स्टोरेज एप्लीकेशन इज सेट टू जियो रिडंडेंट, ठीक है ना, दिस ऑप्शन कैन नॉट बी चेंज लेटर। मतलब इसका ये है कि जो इस वॉल्ट की डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन बनी है वो जियो रिडंडेंट है, इसकी जो स्टोरेज है, ठीक है। अगर मैंने एक बार इसमें बैकअप स्टार्ट कर दिया, सेटअप कर दिया, तो फिर मैं इसको लोकल रिडंडेंट नहीं बना पाऊँगा, ठीक है ना। तो और एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये आप हमेशा जैसे मैंने पहले बताया,
कई केसेस में बैकअप्स जियो रिडंडेंट नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है ना। कई केसेस में बैकअप जियो रिडंडेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। और आप जैसे ही जियो रिडंडेंट ऑप्शन पे जाते हो तो आपकी प्राइसिंग भी डबल लगती है। तो ये सारी कंसिडरेशन आपको एज आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट और इंजीनियर पहले ही करके रखनी है। तो ये मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ कहाँ पर से ये चेंज होता है। पहले इसकी अगर सेटिंग्स पे आएंगे तो यहीं कहीं से मिलेगा ये। जी हाँ, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ से ये ऑप्शन मिल रहा है आपको, जियो रेजिडेंट रखना है या लोकल रेजिडेंट आपको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंपल हो जाएगा, सिंपल सेव हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है। फ़िलहाल मैं इसको जियो रेजिडेंट ही रहने देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ आपको और भी उससे रिलेटेड दिखाना है, तो मैं इसको फ़िलहाल वहीं रहने देता हूँ। बैकअप हम फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। अज्योर का लेना है हमको, वर्चुअल मशीन का सिंपल एक बैकअप लेना है फॉर एग्जांपल। तो हम बैकअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक चीज़ आ जाती है पॉलिसी। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू पॉलिसी, और यहाँ पर हम अपनी सिंपल पॉलिसी का नाम दे सकते हैं। जो भी हमारी पॉलिसी रहेगी, मान लो मेरी है डेली बैकअप, या मैं लगाना चाहता हूँ वीकली, जो भी मेरी पॉलिसी रहेगी मैं पॉलिसी का यहाँ पर नाम दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेट करूँगा डेली और वीकली। फ़िलहाल दो ऑप्शंस यहाँ पर वर्चुअल मशीन का अगर हम बैकअप लेते हैं तो दो ऑप्शंस हमको मिलते हैं। यहाँ पर टाइम चूज़ कर सकते हैं, टाइम जोन चूज़ कर सकते हैं। टाइम जोन वाइजली चूज़ करना है क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस जोन में, यूएस रीजन में वीएम चल रही है और आप टाइम उसके बैकअप का रख दो इंडिया के हिसाब से या किसी और टाइम जोन के हिसाब से, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कोशिश करो कि जिस भी रीजन पे बैकअप है आप उसके अकॉर्डिंग ही जब नॉन ऑपरेशनल आवर होते हैं उस टाइम पे आप वर्चुअल मशीन का बैकअप को सेट कर लो यार, ठीक है। फ़िलहाल इंस्टेंट रीस्टोर का एक ऑप्शन है यहाँ पर, मैक्सिमम 5 डेज़ तक ये जाता है। तो इस पे आप इंस्टेंट रिकवरी कर सकते हैं अपने वर्चुअल मशीन की। हालांकि इसके लिए थोड़ा एडिशनल कॉस्ट भी देना पड़ेगा, और लेकिन बेसिकली होता क्या है, जो बैकअप्स होते हैं वो बेसिकली एक आर्काइवल डेटा है, राइट। और जब वो रिकवर होता है वॉल्ट से, जब डेटा आपका फॉर एग्जांपल आपने रिस्टोरेशन की रिक्वेस्ट डाली है तो थोड़ा टाइम लगाता है, ठीक है। तो उसमें बेटर रहता है कि आप इंस्टेंट रिस्टोर को पहले से कॉन्फ़िगर करके रखो, ठीक है। तो जिससे कि आपको थोड़ा क्विक रिस्टोर आपको मिल जाएगा उतने दिन के लिए जितना आप यहाँ पर रखोगे। मैक्सिमम 5 डेज़ फ़िलहाल आज की टाइम में, आज की डेट में इतना है। रिटेंशन कितने दिन के लिए आपको बैकअप रखना है, आपको 180 दिन तक रखना है, 12 दिन के लिए रखना है, 2 वीक्स का रिटेंशन आप रखोगे। जितना आप रिटेंशन रखोगे उस हिसाब से आपका प्राइसिंग भी बढ़ेगी, इस बात को भी आपको कंसिडर करना है। क्योंकि स्टोरेज कंजप्शन उस केस में आपकी बढ़ते रहती है ना। जितना आप रिटेन करोगे तो ऑब्वियसली आपको उतना स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पर लगेगी। एक ऑप्शन यहाँ पर आपको नीचे मिल रहा है कि अज़्योर बैकअप रिसोर्स ग्रुप ऑप्शनल है। जब आपको इंस्टेंट रीस्टोर ऑप्शन, जो आपने इंस्टेंट रीस्टोर का ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो जब भी आप करोगे इंस्टेंट रीस्टोर तो उस टाइम पे आपका अगर आप पहले से एक रिसोर्स ग्रुप का नाम डिफ़ाइन कर दोगे तो उसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर वो रिसोर्सेज प्रोविज़न करेगा उस टाइम पर रिस्टोरेशन के टाइम पे। फ़िलहाल मैं डिफ़ॉल्ट पॉलिसी के साथ ही यहाँ पर जा रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट पॉलिसी मेरी क्या कर रही है, डेली 10 बजे यूटीसी टाइम जोन पे एक ले लेती है, 2 दिन का इंस्टेंट रिस्टोर है और रिटेन कर रही है बैकअप को लास्ट 30 डेज़ के लिए, ठीक है। बट आप अपने हिसाब से अपनी कॉर्पोरेट अपनी कंपनी के हिसाब से जो भी आपकी बैकअप पॉलिसी डिफ़ाइन होगी प्रोडक्शन वर्कलोड के लिए, नॉन प्रोडक्शन वर्कलोड के लिए, अगर नहीं है तो करवाइए, और उस हिसाब से सारे सर्वर्स के बैकअप होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। फ़िलहाल यहाँ पर ऐड बटन का ऑप्शन है, ऐड बटन से हम जिस भी वर्चुअल मशीन का बैकअप करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेंगे। फ़िलहाल मैं एडी सर्वर का करना चाहता हूँ। एक ऑप्शन यहाँ पर मुझे अब एक और नया इन्हेंसमेंट इसमें आया है फ़िलहाल कि ओएस डिस्क का ही मैं अगर बैकअप लेना चाहता हूँ तो वो मैं करूँगा। अगर इसमें 10 डिस्क फॉर एडिशनल डेटा डिस्क अगर और लगी हैं तो उनके बैकअप मुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको सिर्फ ओएस डिस्क ओनली कर सकता हूँ, है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। इसके बाद सिंपली हम अगर क्लिक इनेबल बैकअप करूँगा तो बैकअप यहाँ पर मेरा इनेबल हो जाता है। तो थोड़ा 2 से 3 10 से 20 सेकंड में बोलूँगा ये ले सकता है, और उसके बाद आपका बैकअप इनेबल हो जाएगा। तो जैसे ही बैकअप इनेबल होता है फिर आगे देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अब हमारा बैकअप जो है वो इनेबल हो गया है इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के लिए।
है ना। हम अपने वॉल्ट पे चले जाते हैं और अगर हम बैकअप जॉब्स चेक करेंगे तो वहाँ जाके भी हमको जो है हम नोटिफिकेशन हमको मिलना चाहिए कि हमने जो जो ऑपरेशन इस वीएम पे करे हैं वो हमको मिल रहे हैं। आपको कुछ एडिशनल ऑपरेशंस यहाँ पर दिख रहे होंगे ये, बट मैंने पहले कुछ इसमें चेंजेस करे थे मशीन में, इसकी वजह से ये चेंजेस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। फ़िलहाल मैं जाता हूँ अपने बैकअप आइटम के ऊपर। बैकअप आइटम में अगर हम जाएंगे दोबारा से वर्चुअल मशीन पे, तो यहाँ पर फ़िलहाल अब एक मशीन का बैकअप यहाँ पर पास्ट स्टेट में दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल इसका जो पहला बैकअप है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो पहला बैकअप हमने पॉलिसी लगाई है कि डेली बैकअप की पॉलिसी। फॉर एग्जांपल वो रात की पॉलिसी है तो रात को वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो इन्वोक हो जाएगा हमारा बैकअप, है ना। अगर हम चाहते हैं उससे पहले हमको एक मैनुअल बैकअप चाहिए तो हम बैकअप नाउ पर क्लिक करके एक मैनुअल बैकअप भी यहाँ पर से सीधे इनिशिएट कर सकते हैं। ये आपसे रिटेंशन डेट पूछ रहा है, अगर आप इसको ओके करोगे तो आपका एक मैनुअल बैकअप स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। अगर आप बैकअप को स्टॉप करना चाहते हैं ऐसे स्टॉप कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन और आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रिस्टोरेशन करना है आपका बैकडअप वीएम का, तो यहाँ से कर सकते हैं। फाइल रिकवरी भी एक बड़ी अच्छा ऑप्शन है, इसके बारे में बात करूँगा जब इस वीडियो का हम पार्ट 2 बनाएंगे। तो ऑब्वियसली रिस्टोरेशन को मैं तब कवर करने वाला हूँ उसमें। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट आपको बता दूँ, जब भी आप बैकअप इनेबल करते हैं तो वीएम हमेशा या तो स्टॉप्ड कंडीशन में होनी चाहिए या फिर कम्प्लीटली स्टार्ट कंडीशन में होनी चाहिए। अगर वीएम अगर फेल्ड स्टेट में पड़ी हुई है समहाउ, मान लो कभी अपने वीएम, ये तब भी ट्रू रहेगा जब कभी कभार आपके बैकअप फेल हो जाते हैं। अगर वीएम स्टॉप्ड या पास्ट स्टार्ट कंडीशन में नहीं रहेगी तो बैकअप जो है वो फेल्ड हो जाते हैं उस केस में, ठीक है ना। वो बैकअप आपका ट्रिगर नहीं हो पाएगा उस दिन, वो स्किप हो जाएगी जॉब आपकी बैकअप की जॉब। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम बैकअप को एटलीस्ट इनेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इस मशीन पे जाऊँ वर्चुअल मशीन पे और यहाँ से इसके ब्लेड से अगर मैं चेक करने की कोशिश करूँ तो यहाँ से भी हम इसके मशीन के बैकअप की स्टेटस देख सकते हैं। इनफैक्ट इनेबल भी कर सकते हैं अगर हमने ऑलरेडी सारी कॉन्फ़िगरेशन करके रखी है, रिकवरी वॉल्ट एंड ऑल, तो हम यहाँ से कर भी सकते हैं। बट बढ़िया रहता है कि हम हमेशा सेंट्रलाइज करें। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने आप बैकअप सेंटर को भी लॉन्च किया है, वहाँ से भी आप सेंट्रलाइज तरीके से मल्टी रीज़न और मल्टीपल वॉट्स के बैकअप को एक साथ वैलिडेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने उस पर बनाया भी है हालांकि अपने चैनल पे। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अगर मैं इसका बैकअप ना हो करूँ तो उसके बाद जब एक बार इसका बैकअप हो जाएगा तो ये सारे ऑप्शन फिर हाईलाइट हो जाएंगे दोस्तों। तो ये सारे चीज़ें मैंने रखी हैं अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, जो उसका पार्ट 2 बनाऊँगा उसमें मार्स एजेंट की बात करेंगे, डीपीएम की और बैकअप सर्वर की बात करेंगे, जो हाइब्रिड बैकअप के अंदर आते हैं। उन सब चीज़ों को भी थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आज हमने सिर्फ इतना सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट बैकअप सर्विस क्या है, किस तरीके से ये काम करती है और कौन कौन से वर्कलोड को हम बैकअप कर सकते हैं, और एक सिंपल एग्जांपल देखा हमने किस तरीके से हम वर्चुअल मशीन के बैकअप को ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक बटन दबा दो यार, अगर कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से। पार्ट 2 का वेट करिए। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।